चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज का दूसरा लेक्चर। तो पहले तो ये बता दो कि पिछली बार हमने क्या किया था। पिछली बार हमने मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे फोकस किया है ना। सीक्वेंसेस का थोड़ा बहुत देख लिया कि ठीक है सीक्वेंसेस क्या होती है, कोई भी रियल नंबर्स का अरेंजमेंट। उसके बाद हमने एपी पे फोकस किया। एपी का जनरल टर्म लिखा था और इसका सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एस एन, ये हमने अच्छी से देख लिया और ढेर सारे सवाल तो करने ही है। तो ये हमने देखा था। ख़त्म नहीं हुआ एपी। एपी और इसके बारे में चर्चा करेंगे एपी के बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आगे बढ़ना चाहूँगा नई प्रोग्रेशन पे, जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको जीपी भी कहा जाता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, अगर तुम्हें अगले वाले टर्म में पहुंचना है तो तुम्हें पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड करना था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बहुत ही सिमिलर है, बस इस बार एडिशन की जगह देखो क्या करने वाला हूँ मैं, तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आर टाइम्स टी है, जहाँ पे आर कोई रियल नंबर होगा तो ऐसे लिख देता हूँ, फॉर सम आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन वो आर जीरो नहीं हो सकता। जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब कुछ जीरो जीरो, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम आर को जानबूझ के नॉन जीरो लेते हैं, तो आर माइनस जीरो। ठीक है, ये जो कांस्टेंट आर है, ये कांस्टेंट आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो झट से कुछ एग्जांपल हो जाए ताकि जीपी समझ तो आए कि भाई क्या होता है। तो जैसे ये एक एग्जांपल ले लो कि चलो पहला टर्म मान लेते हैं 2 है, फिर दूसरा टर्म मान लेते हैं 4 है, तीसरा टर्म मान लिया 8, चौथा टर्म मान लिया 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये साफ दिखाई देना चाहिए कि इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ गया, है ना। फिर देखो 4 में तुमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 दिखा, है ना। 8 में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 दिखा, है ना। तो साफ साफ नेक्स्ट टर्म पे अगर जाना है तो पिछले वाले टर्म में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, सब जगह वो कांस्टेंट 2 आ रहा है, मतलब सेम ही होना चाहिए। ठीक है, उस कांस्टेंट को कहते हैं कॉमन रेशियो, जनरली आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो चलो इस एग्जांपल पे वापस आएंगे बाद में। अभी जैसे एपी में हमने हम इसके साथ नहीं खेलते ना कि टी एन प्लस वन है, आर है, टी एन है, ऐसे नहीं लिखते। एपी को जनरली हम ए प्लस डी इस फॉर्म में लिखते हैं ना। तो जीपी को भी क्यों पीछे छोड़े, उसको भी कुछ वैसे ही लिखा जाएगा। फर्स्ट टर्म ये तो मतलब फिक्स ही हो गया, ए ही बोलते हैं उसको। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, उसमें आर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए आर समझो। इसका अगला टर्म और आर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर और आगे ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अगर जनरल टर्म की बात करनी है तो कुछ ऐसे देखो कि टी वन था तुम्हारा ए, मतलब उसको मैं, या चलो रहने देता हूँ, टी टू था तुम्हारा ए इंटू आर, टी थ्री हो गया ए इंटू आर स्क्वायर, है ना। एक टी फोर भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए टाइम्स आर का क्यूब। तो हर बार तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि ए की कोई पावर में ए इंटू सम आर की पावर, है ना। जैसे टी वन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी वन इज ये, है ना। टी टू इज ये, टी थ्री तो दिखाई दे रहा है ए आर स्क्वायर, टी फोर है ए आर क्यूब। तो हर बार आर की एक कम पावर मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो जनरल टर्म जो है जीपी के लिए वो आता है टी एन इक्वल्स ए टाइम्स आर रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, इसको याद रखना है। एपी के बहुत सिमिलर है, एपी में ए प्लस एन माइनस वन होता है इंटू डी, यहाँ पे ए इंटू आर की पावर। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूँ, वेर ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज इट्स कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये टी आर आ गया आपका। अब कुछ एग्जाम्पल में लगा के देखते हैं। पहले तो वही एग्जाम्पल, ये वाला। इसमें क्या होगा, हमने देख लिया कि
पिछले से अगले में जाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दो, आर इक्वल टू 2 है ना। टी एन की अगर बात करनी है तो कुछ नहीं है, पहला टर्म 2 है और आर इज 2 उसकी पावर एन माइनस 1, ठीक है। ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके जाहिर सी बात है रेस टू एन आ गया, है ना। अगला एग्जांपल है, लेट्स से 0.1 है, 0.01 है, 0.00 या ऐसे 001 ले लो, 0.00001 ले लो और 0.0000001। तो ऑब्जर्व करो इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये आएगा। देखो 100 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। दैट मीन्स तुम्हें समझ आ रहा है 1/100 मल्टीप्लाई किया। इससे यहाँ जाने के लिए भी देखो 100 डिवाइड किया तो 1/100 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़। अच्छा ये कॉमा डाल के डॉट डॉट डॉट, ओके। तो आर ये आ जाएगा 1/100, या तो 1/100 लिख लो या 0.01 लिख लो, जो तुम्हें कंफर्टेबल है ज़्यादा। अब अगर टी एन की बात करनी है जनरल टर्म, तो वो क्या आ जाएगा, पहला टर्म ए इंटू आर की पावर में एन माइनस 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक 10 आएगा, यहाँ से 10 की पावर 2n-2, 10 की पावर 2n-1 वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, समझे। ये ऐसे आ जाएगा, दिस इज अ जनरल टर्म। एक और एग्जांपल हो जाए अभी, लेट्स से 1/9 है, फिर -1/27 है, फिर 1/81 है, फिर -1/243 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जर्व करो इसको -3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। -3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। तो तुम्हें समझ आ रहा है -1/3 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसमें भी -1/3 मल्टीप्लाई करके देख लो, ये भी -1/3 मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो आर कॉमन रेशियो अपना -1/3, ठीक है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आर बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आर तुम्हारा -1/3 आ गया। एंड अगर टी एन की बात करनी है तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करना है ही तो -1/n-1 अपॉन में 3 की पावर n+1 ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ आ रहा है, दिस इज योर जनरल टर्म। तो कोई तुम्हें झट से पूछे इन सारी सीक्वेंसेस में कि 40th टर्म बताओ, तो ये जो जनरल टर्म लिखा है मैंने टी एन, उसमें n=40 रख सकते हो, ठीक है। कुछ एकदम आसान सवाल करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 4th और 7th टर्म्स, जीपी के 4th और 7th टर्म्स ऐसे कुछ दे रखे हैं, तो हमें सेकेंड टर्म निकालना है, ठीक है भाई। 4th और 7th टर्म, तो क्योंकि जीपी का और कुछ दिया नहीं है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ जैसे हम एपी में मानते हैं, फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर, ठीक है। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, ए टाइम्स आर की पावर 4-1, ठीक है। और सेवेंथ टर्म की बात करें तो ए टाइम्स आर की पावर 7-1, है ना। ये आ रहा है 108। तो दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो झट से तुम्हें आर क्यूब दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब दिस अपॉन दिस कर लो, ठीक है। तो आर क्यूब इक्वल टू 108/4, ठीक है। तो अपना कॉमन रेशियो आर आ गया 3, ठीक है। तो अगर कॉमन रेशियो 3 है तो किसी भी एक में डाल के देख लो, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए कितना आ रहा है, ए आ जाएगा अपना, क्योंकि आर क्यूब 27 है तो 4/27, ठीक है। ये आ गया। तो हमें सेकेंड टर्म चाहिए T2, वो आ जाएगा ए इंटू आर, है ना। तो आंसर इज 4/9, बस खत्म। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन ईच जीपी इज 19, ऐसा दे रखा है, और उन 3 नंबर का प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो हमें इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखो जैसे एपी में जब 3 नंबर का चयन करते हो तो
ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेते हो, है ना। इसमें भी ऐसे ही कुछ करो, तुम्हें चाहिए तो 3 नंबर जीपी में दिए हैं तो ठीक है, ए आर स्क्वायर ले सकते हो। लेकिन इससे मतलब कैलकुलेशन वैसे तो लगभग वैसी ही आएगी, लेकिन एक वेरिएबल एक्स्ट्रा फंसा रहेगा। तो इसलिए बेटर क्या है, बेटर है कि मैं ये लूँ, लेट द नंबर्स बी ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। एनालॉजी देख लो कि एपी में ए माइनस डी लेते थे, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का काम डिवीजन ने कर लिया, ठीक है। सेकेंड टर्म तो वही है। थर्ड टर्म में ए प्लस डी लेते थे, तो यहाँ एडिशन का काम ये आर मल्टीप्लाई करके हो गया, ठीक है। तो अगर 3 नंबर्स को तुमने ऐसे चूज़ किया है तो जो क्वेश्चन में दिया है वो करते रहोगे। सम उसने 19 बोल रखा है, तो ठीक है, ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 19। तो इसको सिंप्लीफाई, या चलो इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है ना, दूसरी कंडीशन से बहुत ही सुंदर सी आउटपुट आएगा, ए अपॉन आर इंटू ए आर। तीनों का प्रोडक्ट उसने 216 बोला है, तो इससे देखो ए क्यूब इक्वल टू 216 दिखा, है ना। आर का नामो निशानी गायब, तो यहाँ से आराम से ए इक्वल टू 6, वो ए इक्वल टू 6 उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर। मैं आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये समझे, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करना है तो 36 माने 9 और 4, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे 2 आर माइनस 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आएगा 3 आर और इधर से आएगा 2, ठीक है। कर लोगे फैक्टराइज, तो इससे मुझे मिल रहा है कि आर इक्वल्स या तो 2/3 होगा या फिर 3/2 होगा। अब कैसा है ना, चाहे तुम 2/3 लो या 3/2 लो, नंबर सेम ही आएंगे। देखो ऐसे, अगर तुमने, चलो ए तो 6 है, वो तो फिक्स हो गया। तुमने 3/2 लिया तो नंबर्स क्या आएंगे, 6/3/2 यानी 6 × 2/3। सेकेंड नंबर तो ए है, थर्ड नंबर आएगा 6 × आर। अच्छा, मैंने ये क्या किया, अगर तुमने ये चूज़ किया तो 6/2/3 वो हो जाएगा 6 × 3/2। दूसरा नंबर ए, तीसरा नंबर 6 × ए, ठीक है। तो देख लो तीनों के तीनों नंबर सेम है, बस अदला बदली हो गई ना। ऐसी कुछ एपी वाले क्वेश्चन में भी हो रहा था। तो चाहे तुम आर की ये दोनों में से कोई भी वैल्यू लो, उससे फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा। उसने लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स पूछा है, तो लार्जेस्ट के लिए ए तो 6 है, और अगर तुम आर को 1 से बड़ा लोगे तो ए आर ज़्यादा हो जाएगा, 1 से छोटा लोगे तो ए अपॉन आर, है ना। तो चलो कोई सा भी ले लो, मैं ये ले लेता हूँ। अगर आर ये लोगे तो लार्जेस्ट नंबर आएगा 6 × 3/2, ठीक है। तो 9, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसे 4 नंबर अब फाइंड करने हैं जो जीपी में होने चाहिए। अगर दूसरा नंबर पहले से छोटा है बाय 35, तीसरा नंबर चौथे से बड़ा है बाय 560, ठीक है। तो कुछ नहीं है, तुम्हें चाहिए ना, तो तुम 4 नंबर की बात कर रहे हो तो तुम ये ले सकते हो, A/R3, A/R, AR, AR3। बट कैसा है ना, ये लेने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसने प्रोडक्ट की बात करी नहीं है। ये काम तब आता ऐसे नंबर्स लेना जब प्रोडक्ट की बात करता हूँ, और प्रोडक्ट में क्या होने वाला है, इन चारों का प्रोडक्ट लोगे तो आर का नामोनिशन गायब हो जाता है। अब उसने प्रोडक्ट की चलो बात करी तो है नहीं, तो क्या फ़ायदा है सब करके, ठीक है। तो कर सकते हो वैसा, लेकिन खैर मैं वैसा नहीं कर रहा। मैं सिंपली लेट द नंबर्स भी, जो अपनी नॉर्मल स्टैंडर्ड एपी होती है, ए ले लो, ए आर ले लो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये 4 नंबर ले लेता है, ठीक है। जहाँ ए और आर कोई रियल नंबर है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो।
तो सेकेंड नंबर इज स्मॉलर देन दी फर्स्ट बाय 35, यानी कि ए आर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। ए को उस तरफ लेके जाओ, या 35 इक्वल टू ए माइनस ए, तो ये बन रहा है ए इंटू वन माइनस आर इक्वल टू 35, ठीक है। फिर थर्ड नंबर इज लार्जर देन 4/560, थर्ड नंबर है ए आर स्क्वायर, ये चौथे नंबर में 560 ऐड करके मिलेगा, है ना। इसको भी अब ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वाले टर्म को आर एच एस में भगा दो, और फिर ए आर स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर, ये इक्वल टू 560, ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से देखो ये, ठीक है, इसलिए डिवाइड कर दो, तो झट से तुम्हारा आ जाएगा आर स्क्वायर, है ना, और वो हो जाएगा 560 अपॉन 35, ओके, तो ये आ जाएगा 60। तो जाहिर सी बात है भाई कि आर इक्वल टू प्लस माइनस फोर होगा, सिर्फ प्लस फोर मत लिखना, या तो प्लस फोर या माइनस फोर दोनों हो सकते हैं। अब अगर ऐसे केस ले लेता हूँ, अगर आर इक्वल टू प्लस फोर है तो क्या हो जाएगा, वन में पुट कर दो ये इक्वेशन वन में, तो ए इक्वल टू -35/3 लिखा, ठीक है। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स आएंगे, नंबर्स आर ए, फिर ए इंटू आर, तो ऐसे आ रहा है, फिर ए इंटू आर स्क्वायर, मतलब इसको और फोर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको और फोर से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। ये चार नंबर आ गए। और फिर भाई केस टू, कि अगर आर तुम्हारा -4 होता तो इसमें रख के ए इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में नंबर्स क्या हैं, नंबर्स आ जाएंगे ये ए आर, इसको और -4 से मल्टीप्लाई किया तो 112, और -4 से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन ने मेंशन किया नहीं है कि सारे नंबर पॉजिटिव हैं या वगैरह वगैरह, तो नंबर्स ये भी हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकते हैं। तो ये सवाल कह रहा है कि ए एन कोई सीक्वेंस मान लो इंक्रीजिंग नंबर्स इन जी, ठीक है। ये इंक्रीजिंग वाले का काम आ सकता है, इसलिए इसको याद रखो। अगर पहले तीन का सम ऐसा है और पहले तीन को स्क्वायर करके सम ऐसा आ रहा है, तो हमें ए एन फाइंड करना है, ठीक है भाई। शुरू करते हैं। अब वापस से उसने प्रोडक्ट की बात करी तो है नहीं, तो प्रोडक्ट की बात क्योंकि नहीं करी है, तो ए वन को इक्वल टू ए ले लो, ए टू को इक्वल टू ए आर ले लो, ए थ्री को इक्वल टू ए आर स्क्वायर, है ना, ऐसे ही करते हैं। वो बोल रहा है इन तीनों का सम 13 है, तो ठीक है, दिस दिस एंड दिस, तीनों का सम 13 है, तो मैं पहले ए कॉमन ले लेता हूँ, चलेगा। ए वन प्लस आर स्क्वायर, ये चीज़ इक्वल टू 13 कह रहा है वो, ठीक है भाई। इसके साथ भी डील करना है, तो देखो ए स्क्वायर अब कॉमन आ जाएगा, और फिर वन, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर ही आएगा, तो वो वन, इसका ए स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेके, समझे। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर रेस टू फोर, ए स्क्वायर कॉमन लेके ऐसे बच जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू 91, ऐसे कह रहा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पहले वाले को स्क्वायर करके, या चलो ये चीज़ अभी बता देता हूँ कैसा है ना, 1 + r² + r⁻⁴ इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, ये फैक्टराइजेशन याद रखो। इनफैक्ट इसी चैप्टर में आगे मैं ज़रूर ये चीज़ बताने वाला था कि इसको 1 + r + r² इंटू 1 - r + r² ऐसे फैक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसा है ना, इसकी वैल्यू तुम्हें आती है, एक ये एक्स्ट्रा है तो उसको
अलग रख देते हैं, ए इंटू वन माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। इसके अलावा दिस इंटू ए बन रहा है जो इक्वेशन वन की मदद से 13 है, ठीक है। बस तो ये 7 हो जाएगा। तो हमें मिल रहा है कि ये चीज़ इक्वल टू 7, ठीक है। तो वो इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, इन दोनों को अब अपन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो? एक काम कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने का फ़ायदा ये है कि ये गायब हो जाएगा यू, तो कर दो भाई डिवाइड। डिवाइड करने पे आ जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 13/7, ठीक है। तो वन, इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू करके ऐसा आ रहा है। अब इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ठीक है मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा देता हूँ। तो न्यूमरेटर में दोनों का एडिशन जो कि 2 + 2r², डिनोमिनेटर में आएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन जो कि 2r, और यहाँ पे आएगा 20/6, है ना। तो ये 10/3 है, तो ये गया 5 से, ये 1, ये 1, ये 3 से, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, 3 + 3r² इक्वल टू 6r, विच इम्प्लाइज 3r² माइनस 6r, या नहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, ये 10r। तो 3r² माइनस 10r प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो r या तो 3 आएगा या फिर 1/3 आएगा, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ इसलिए दी थी क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होने वाला है, तुम्हारा एक नंबर लेट से ए इक्वल टू 10 था, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 10 इंटू कॉमन रेशियो जो आर रहेगा। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये है कि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साफ दिखाई दिया कि इसका मतलब है आर को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि आर 1 से बड़ा है, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक्सेप्ट करूँगा, ये रिजेक्टेड, ठीक है। तो 3 एक्सेप्टेड, 1/3 रिजेक्टेड। तो क्योंकि r इक्वल टू 3 है, मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो r इक्वल टू 3 है, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है अपन को, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13, ठीक है। तो a कितना आ गया, देखा। बस करना क्या था क्वेश्चन में, हमें ए एन फाइंड करना था, तो ठीक है, ए आ गया, आर आ गया, ए एन मतलब nth टर्म हो जाएगा, है ना। nth टर्म क्या है भाई सीक्वेंस का, वो है ए इंटू आर की पावर n-1, बस आंसर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमें मिल चुकी। तो अब ये लंबा चौड़ा सवाल है, वो बोल रहा है कि किसी एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स उसका सम ये है, फिर किसी जीपी के पहले 2 टर्म्स उसका सम इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि अगर एपी का फर्स्ट टर्म वो जीपी के कॉमन रेशियो के बराबर है, एंड जीपी का जो पहला टर्म है वो एपी के कॉमन डिफरेंस के बराबर है, तो हमें क्या करना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, इसका हमें सम निकालना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन पता नहीं भारी लगेगा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही हल्का सवाल है। इसमें बस जो उसने दिया है वो आराम से करते जाओ। तो देखो पहले तो गोल याद रखना है कि गोल है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, इसका तुम्हें सम निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी को ले लो कुछ, लेट से ए, वही अपना नोटेशन है, तो ऐसे लिख देता हूँ, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ए,
और अब उसको ए लिया तो कॉमन रेशियो को भी आर ले लेता हूँ भाई, वाई नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया। अब हमें करना क्या है, उसने बोला है ए पी का फर्स्ट टर्म जो है वो कॉमन रेशियो के बराबर है, तो ए पी क्या बन जाएगी, ए पी का फर्स्ट टर्म है आर कॉमन रेशियो, फिर जी पी का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्योंकि ए है तो टर्म्स ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ए पी आ गई अपनी, जी पी तो खैर स्टैंडर्ड ही है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सब उसने दे रखा है, इसका यूज़ करते हैं। तो पहले 10 टर्म्स का सम है 160, तो ठीक है 160 इक्वल्स 10/2 इंटू 2a मत लिखना इसमें, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो ये समझे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये गया 5 से, और ठीक है ये फिर टोटल 32 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये मिल रहा है मुझे 32 इक्वल्स 2r प्लस 9a। इसको बक्से में डाल देते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। एक और उसने चीज़ दे रखी है कि पहले दो टर्म्स का सम 8 है जीपी में, तो जीपी के पहले दो टर्म मतलब ए और ए आर, ये इक्वल टू 8 बोल रहा है वो। हमें करना क्या है, हमें ए के टर्म्स में सब कुछ निकालना है, दैट मीन्स हमें आर नहीं चाहिए, तो आर को एलिमिनेट करते हैं। आर को कैसे भगाएंगे, कुछ नहीं है, आर को लिख दो 8 - a अपॉन ए। ठीक है, तो आर आ गया, इधर रख देते इसमें, तो 32 इक्वल्स 2 टाइम्स आर, तो ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस 9a। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, मतलब a से मल्टीप्लाई ही कर दो, तो ऐसे आ रहा है, और फर्दर सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक ही बना लो, 9² - 34a प्लस 16 इक्वल टू 0। अब रुक जाओ, इसमें और हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो वो कह रहा है कि हमें सिर्फ सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने हैं, ए के सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। तो देखो ए में क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली सॉल्व करके दो इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे, लेकिन हमें दो रूट्स थोड़ी चाहिए भाई, हमें तो सिर्फ उनका सम चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट निकालना तो यार एकदम हलवा ही हो गया ना, 34/9 आ जाएगा, बस आंसर ख़त्म। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको, मतलब अपना जो गोल है उसको हमेशा दिमाग में बिठाए रखना, फालतू की स्टेप से फालतू की मेहनत नहीं करनी। ओके, तो आंसर इज बहुत ही सिंपल, 34/9 खत्म। तो मैं बता दूं कि ये सवाल जेई मेंस 2025 में पूछा गया है। चलो जी आगे बढ़ा जाए। तो जैसे हमने एपी का एसएन डिराइव किया था, ऐसे ही मैं जीपी का भी एसएन अच्छे से डिराइव करने वाला हूँ, क्योंकि उसका मुझे काम आएगा, मतलब उसमें जो स्टेप्स लगेंगे वो हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से डिराइव करते हैं। सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, विथ फर्स्ट टर्म ए और उसका कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो उस जीपी के लिए एस एन, मतलब पहले एन टर्म्स का अगर सम करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, इसको याद रख लो, ए टाइम्स आर रेस टू एन अपॉन आर माइनस वन, या कहीं कहीं तुम्हें ये भी लिखा मिलेगा 1 - आर रेस टू एन अपॉन 1 - आर। देख लो दोनों सेम ही है, बस एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दोनों ही सेम है तो दोनों ही लगा सकते हो। कभी कभी लिखेंगे कि कभी ये यूज़ कर लो कभी ये यूज़ कर लो, वो सब फालतू की है, दोनों ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर्सनली मैं इसको प्रेफर करता हूँ, तो मैं जनरली, हमेशा तो नहीं, जनरली इसको लगाऊंगा, बट तुम ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो एस एन का एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग जगह पे तुम्हें बोलेंगे कि कभी ये यूज़ करो या
कोई बोलेगा 2 फॉर्मूले, वो सब कुछ नहीं है, इग्नोर दैट एडवाइस, एकदम फालतूगिरी है वो। एक ही है, याद रख लो, किसी एक को याद रख लो, दूसरा -1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब इसको डिराइव कैसे करना है, तो डिराइव कुछ ऐसे करेंगे। एस एन है क्या, पहले एन टर्म्स का सम, तो लिख लेते पहले एन टर्म, पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म, चलो एक चौथा टर्म भी लिख देता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा टिल nth टर्म, ठीक है। nth टर्म इज r⁻n−1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरे इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी। तो r से मल्टीप्लाई करके हर एक टर्म में मैं r मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, मतलब ए आर बन जाएगा, AR² बन जाएगा, AR³ एंड सो ऑन, है ना। पूरे को r इंटू ब्रैकेट लिखने से अच्छा मैं हर एक टर्म में r मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका AR बन जाएगा। तो मैं जानबूझ के इसके नीचे में AR लिख रहा हूँ, वैसे तो इसके नीचे में लिखना चाहिए, लेकिन मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो AR² आ जाएगा, इसको करोगे तो AR³ आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। ये चीज़ चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a टाइम्स r⁻n आ जाएगा, तो उसको मैं वापस से एक राइट में शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। और फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक ये बन जाएगा, क्यों, जब तुम इसका पिछला वाला नंबर जो a टाइम्स r⁻n−2 उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसको राइट में लिख के ऐसे आ जाएगा, है ना। अब एक काम करो, इन दोनों ही इक्वेशन को, इसको 2 इक्वेशन मान लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे 1 - r⁻n लिखा, ठीक है। इधर मैं जानबूझ के ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि ये और ये साथ में सब्ट्रैक्ट हो। साथ में सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, उड़ा दो इसको, और क्या, तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, है ना। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बीच के सारे टर्म भी उड़ने वाले हैं, है ना। फिर ये भी उड़ा दो, बच क्या रहा है, बचा है सिर्फ ए, ये पहला वाला टर्म, और ये वाला, ठीक है। ध्यान रखना वो -a टाइम्स r⁻n आएगा, क्योंकि तुम इसको नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये माइनस, ठीक है। बस हो गया फॉर्मूला डिराइव। ए कॉमन ले लो, 1 - r डिवाइड कर दो तो एस एन आ गया, एस एन इक्वल टू ये मिल गया, ठीक है। और ये तो खैर सेम ही है उसके, तो इसमें कोई बात है नहीं दोहराने वाली। अब ठीक है, एस एन हमने डिराइव कर लिया। कैसा है ना, कई बार क्या मतलब वो चीज़ काम आएगी ही आएगी। एक एस इन्फिनिटी करके भी होता है, मतलब इनफाइनाइट सम हो गया वो। अब इनफाइनाइट सम मतलब क्या भाई, तो कैसा है ना, ये चीज़ें तुम आगे जाके पढ़ोगे, आगे के चैप्टर्स में। अभी बस मान लो कि इनफाइनाइट सम कुछ होता है। इनफाइनाइट सम मतलब ए प्लस AR प्लस AR² प्लस AR³, इसमें ऐड करते ही जाओ, प्लस में आएगा फिर AR⁴, फिर AR⁵, ये ऐड करते ही जाओ, रुको ही मत करो। ये इनफाइनाइट सम होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब वैसे तो टेक्निकली तुम सोचोगे कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए आंसर, लेकिन नहीं, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आता। उसके रीजंस हैं, वो आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। लेकिन खैर, इसका इन्फाइनाइट सम को हम एस इन्फिनिटी बोल देते हैं। और एस इन्फिनिटी आता किसके इक्वल है, एस इन्फिनिटी आता है कुछ इसके इक्वल, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, a/1 - r। या चलो इसको अलग से देखते हैं, एस इन्फिनिटी, ये एक्चुअली इसमें भी कुछ केसेस हैं, या तो a/1 - r होगा, या फिर वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो मैं ND लिख रहा हूँ, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं बोलते, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो a/1 - r कब आएगा, ये तब आएगा अगर तुम्हारे r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी है, और अगर r की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को याद रख लो, ज़्यादा फंस मत बनाओ,
कि अगर किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम पूछा है, अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो ये फॉर्मूला लगा दो सिंपल, ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर ज़रा भी तुम्हें लगे कि कॉमन रेशियो 1 एटलीस्ट 1 है, तो नॉट डिफाइंड, स्टेट है, बस। ठीक है, रट लो इन दोनों फॉर्मूले को कि ये एस एन है और ये एस इन्फिनिटी। तो ये कुछ इवेल्युएट किया जाए, कुछ नहीं, आसानी है सारे सवाल। फिलहाल मैं पहला वाला करूँगा, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 माइनस गोइंग ऑन टिल माइनस 1/128। ठीक है, ये हमें इवेल्युएट करना है। ऑब्जर्व तुम्हें ये करना है कि ये सम जो है, ये सम एक्चुअली एक जीपी का सम है, क्योंकि हाफ में तुम माइनस हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा, इसमें माइनस हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, समझे? तो पैटर्न वही चल रहा है, माइनस हाफ तो मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कुछ नहीं है, ए आइडेंटिफाई करो पहले, ए इक्वल टू हाफ आएगा, आर आइडेंटिफाई कर लो, आर इक्वल टू माइनस हाफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हर सक्सेसिव टर्म के लिए पिछले में माइनस हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर एन भी चाहिए रहता है कि कितने टर्म्स है भाई। अब नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, पहला है 2 की पावर 1 दिखाई दे रहे हैं पहली में, दूसरे में 2 की पावर 2 नज़र आ रहा है, फिर 2 क्यूब नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में, एंड सो ऑन। ये जा रहा है 2⁻7 तक, 128 मतलब 2⁻7 होता है। ठीक है, तो अब गिनना बड़ा आसान हो चुकी है, 1 2 3 टिल 7, तो ऑब्वियसली 7 टर्म्स। ठीक है, तो n इक्वल टू 7, तो हमें एसेंशियली S7 चाहिए, तो फॉर्मूला लगा दो, S7 आएगा a टाइम्स 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, एस एन होता है ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, मतलब ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दे रही, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन रहा है हाफ, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/128। ठीक है, अपॉन में आ रहा है 1 प्लस हाफ, वो तो 3/2 हो गया, ये 2 और 2 उड़ा दो, 1/3 बचा बाहर में, तो 1/3 इंटू 129/128। ठीक है, बस हो गया, फाइनल आंसर इज 43/128। ओके, ये है तुम्हारा आंसर। दूसरे की ओर बढ़ते हुए ये समेशन निकालना है, और देखो ये डॉट 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 ऐसे ही छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो इनफाइनाइट सम की बात कर रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट सम है ये, तो क्योंकि हमें इनफाइनाइट सम निकालना है, मुझे बस ए चाहिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और आर चाहिए। तो देखो आर मुझे उम्मीद है साफ दिखाई दे रहा है कि 1/3 ये मल्टीप्लाई करके जाओगे। ठीक है, तो ये समझे, है ना? बस हो गया आंसर, इससे आ जाएगा एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो 1/3 अपॉन 2/3 आ रहा है, विच इज़ हाफ। ठीक है, बस हो गया, आंसर भी आ गया। तीसरा सवाल, अब पता नहीं तुम्हें तीसरा देख के डर लगेगा या लगेगा पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो थोड़ा आराम से देखो सवाल को, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। 6/3 ठीक है, फिर आया 10 × 1/3 ओके, फिर आया 10 × 2/3 अच्छा, फिर 10 × 2 स्क्वायर ओहो अपॉन 3/23 ओहो, मतलब ऐसे हो रहा है ना यार कि यहाँ पे 2 की पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 3 की पावर घटती जा रही है ना, कम होती जा रही है, लास्ट में जाके देखो क्या हो गया, 2 की बहुत ज़्यादा पावर है और 3 की बहुत कम पावर है। ठीक है, तो एसेंशियली इसमें क्या हो रहा है, ये इसको इग्नोर कर लो, ये आउटलायर है, आउटलायर अगर अंग्रेजी में समझते हो तो ये आउटलायर है,
इसको इग्नोर कर दो फॉर द मोमेंट, सिर्फ इतने पे फोकस करो, क्योंकि इतना देख के मेरे मुंह से ओहो निकला, वो 6 वाले को तो भूल जाओ। इसमें क्या हो रहा है, सोच के देखो। इसमें लेट से कोई नंबर है, एन ले लो, उसमें अपॉन में कुछ 3 की पावर था, ऊपर में कुछ 2 की पावर थी। अगर न्यूमरेटर में तुम्हें 2 की पावर बढ़ानी है तो तुम्हें इंटू 2 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 3 की पावर अगर तुम्हें कम करनी है तो फिर भी तुम्हें सोच के देखो 3 मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूँ, ये जो नंबर्स हैं इनमें हो क्या रहा था, न्यूमरेटर में 2 की पावर बढ़ रही है, डिनोमिनेटर में 3 की पावर घट रही है। न्यूमरेटर में अगर तुम्हें 2 की पावर बढ़ानी है तो वो तो चलो सिंपल है, इंटू 2 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 3 की अगर पावर घटानी है तो देख लो इंटू 3 करना पड़ेगा। यानी कि तुम n को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके आगे बढ़ोगे। करके देख लो, चेक करो कि इसको इंटू 6 किया ये वाले को तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। इसको भी इंटू 6 करके देख लो, दिखाना। तो कुछ नहीं है, ये जो पूरी सीक्वेंस है या ये जो टर्म्स हैं इनमें जीपी के टर्म्स हैं कॉमन रेशियो 6, ठीक है। तो सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, इतने के लिए क्या होने वाला है, ए तो दिखाई दे रहा है 10/3^25, ठीक है। और आर आया था अपना 6। एन की भी बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट सीरीज तो है नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये देखो, तुम्हें चाहिए तो 2 की पावर भी देख सकते हो, लेकिन मैं 3 की पावर से जाऊँगा। देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ पे पिछला वाला टर्म 3 की पावर 2 आ रहा होगा, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते 3^24 तक चला गया, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे, सॉरी माय बैड, 3:25 तक जा रहा है, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2 एंड सो ऑन टिल 3 की पावर 25। तो 25 टर्म्स दिखाई दिए साफ साफ, है ना। तो ये टोटल 25 टर्म जो मैंने रेड में बॉक्स बनाया वो टोटल 25 टर्म्स है। तो सिर्फ रेड वाला जो समेशन है उसका आंसर क्या आएगा, वो 6 वाले को जैसे मैंने कहा इग्नोर कर दो, सिर्फ रेड वाले का आंसर लगा दो, फॉर्मूला ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वो बाहर में 10/3^25, एक अपॉन में 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 6^25 - 1, मतलब इन दोनों को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ऐसे कुछ बन रहा है, ये 2 से उड़ा दो, ये गया, तो इसका सम आ रहा है कुछ 2/3^25 इंटू 6^25 - 1, ठीक है। अब मुझे यही सम नहीं निकालना, मुझे तो ये वाली चीज़ भी ऐड करनी है ना, 6/3^26। तो वो कैसे हैंडल होगा, तो कुछ नहीं है, देखो बड़ा आसान है। 6/3^26 मतलब पहले तो उसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दो, 6/3^26 प्लस वो रेड वाला बॉक्स, वो मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा भाई, ऐसे लिख देता हूँ। ये इसको ऑब्जर्व करो, 3 से अगर तुम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करोगे तो ये दिखा, है ना। अब तुम्हें ये चीज़ इस रेड बॉक्स में ऐड करनी है, मतलब ये वाला। तो कैसे ऐड करोगे, उस ब्रैकेट को खोल दो, चलो 2/3^25, या इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 टाइम्स 6/3 की पावर 25, समझे। और -1 इंटू ये, ठीक है। तो देखो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये मैं खुशी खुशी काट सकता हूँ, बस। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 की पावर 25 दिखाई दे रहा है, तो ये समझे, बस ये आंसर, ठीक है। तो मैं ये वापस से बता दूँ, ये वाला सवाल भी जेई मेंस में आई थिंक 2025 की बात है, पूछा गया। कुछ और सवाल हो जाए, हमें फाइंड करने हैं एन नंबर्स इन जीपी। तो सवाल की नियत ही देख लो है कि उसने एन दिया भी नहीं है, वो नंबर्स फाइंड करने हैं।
तो ठीक है, आगे आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो एन नंबर्स जीपी में है, उनका कॉमन रेशियो 3 गिवन है, उसका nth नंबर ये है, और उन सारे n नंबर्स का सम 728 ऐसे दे रखा है। तो ठीक है यार, मतलब चारा क्या है, सॉल्व करते रहेंगे जैसे हमें आता है। तो इसमें क्या है ना, उसने कॉमन रेशियो दे रखा है, लेकिन फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ नंबर्स n वो नहीं दिया है। तो ठीक है, n तो दिया ही है उसने, मान लो फर्स्ट टर्म a है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म इक्वल टू a है, जीपी क्या आ जाएगी, जीपी आएगी a, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है ना। कॉमन रेशियो 3 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो nth नंबर 486 है। तो nth नंबर माने a टाइम्स r की पावर n माइनस वन इक्वल्स 486, ठीक है। बस इससे और कुछ किया नहीं जा सकता, तो इसको चलो इक्वेशन 1 बना लेते हो। अब उसने बोला है सम ऑफ n नंबर इज 728, तो ठीक है, सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला लगाते हो, और क्या, a टाइम्स 1 माइनस 3 रेस टू n अपॉन 1 माइनस 3, ठीक है। ये वो कह रहा है कि ये इक्वल टू 728 आएगा, ठीक है भाई। तो a टाइम्स इसको इनफैक्ट, या हाँ चलो एक्सपैंड कर देते हैं, ये -2 आएगा, -2 इधर भेज दो। अच्छा, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो a टाइम्स 3 रेस टू n माइनस वन, ये आएगा 2 टाइम्स 728, मुझे लगता है ये ऐसे आ जाएगा, है ना। इसको अब एक्सपैंड कर दो, मतलब ब्रैकेट खोल दो ये वाली। तो a इंटू 3 रेस टू n माइनस ए इक्वल टू 1456। अब देखो, ये चालाकी मैं करने वाला हूँ, उसने a इंटू 3 रेस टू n माइनस वन दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, a इंटू 3 रेस टू n के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, है ना। कर दो 3 मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि a इंटू 3 रेस टू n हो जाएगा 486 इंटू 3, ठीक है। और माइनस ए, ये इक्वल टू 1456 आ गया है। तो 486 इंटू 3 कितना होगा, वन, इसका 3 करेंगे तो 144 आता है, तो 1458। अच्छा, तो ए इक्वल टू 2 समझे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इक्वल टू 2 आ गया। अब ए इक्वल टू 2 है, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में डालते ही क्या आ जाएगा, 3 रेस टू n माइनस वन इक्वल टू 243, समझे। 243 होता है 3 रेस टू 5, तो n इक्वल टू 6, है ना। तो a इक्वल टू 2 आ गया, n इक्वल टू 6 आ गया, बस खत्म। हमें सारे नंबर्स निकालने थे, तो ठीक है, a इक्वल टू 2 n इक्वल टू 6, तो फर्स्ट टर्म a, फिर सेकेंड टर्म, सॉरी, ये फर्स्ट टर्म 2, नेक्स्ट टर्म आएगा 6, थर्ड टर्म आएगा और मल्टीप्लाई करो, फोर्थ टर्म और 3 मल्टीप्लाई करो, फिर और 3 मल्टीप्लाई करो फिफ्थ टर्म, और एक बार मल्टीप्लाई करो तो सिक्स टर्म, ये बस हो गया आंसर, ठीक है। उसने देखो लास्ट टर्म nth नंबर 486 बोला था, तो 486 पे रुकना है, 6 टर्म n इक्वल टू 6। ये सवाल कह रहा है कि सम ऑफ एन इन्फाइनेटली डिक्रीजिंग जीपी इज 3। तो सोच के देख लो, डिक्रीजिंग का मतलब है जो तुम्हारा आर है ना, वो 1 से छोटा होना पड़ेगा, तो इसलिए आर लेस देन 1 है, तो जो जीपी है उसका सम, इन्फाइनेट जीपी का सम रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। एस इन्फिनिटी के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, आर लेस देन 1, है ना, मॉड आर लेस देन 1, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट करेगा। और फिर वो बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स, ये भी उसने कुछ डेटा दे रखा है, तो हमें क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, पहले तो इन्फाइनाइट, पहले तो जीपी लिख लो, लेट जीपी बी ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी कोई जीपी मान ली मैंने। अब हमें क्या करना है, उस इन्फाइनेटली डिक्रीजिंग जीपी का सम है 3, दैट मीन्स ऐसे सोचो, प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब इसी जीपी का सम करना है, वो इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है।
इसी जीपी का सम इक्वल टू 3, तो उसका तो फॉर्मूला आता है हमें, a/1 माइनस आर होता है ना। ये चीज़ इक्वल टू 3 उसने दे रखी है, तो इसको फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ इक्वेशन 1 बोल के। फिर वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 9/2। स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स सोच के देख लो, या सोचना क्यों है, लिख के देख लेते हैं। ऐसे आएंगे स्क्वायर्स उसके, और फिर एक a²r⁻⁶, ये सारे उसके स्क्वायर्स हैं। अब इनको भी ऑब्जर्व करो, ये खुद जीपी में है। इसको r² से मल्टीप्लाई किया, इसको r² से मल्टीप्लाई किया, इसको r² से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। दिखा। तो क्योंकि इसके स्क्वायर खुद जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म a² है, चलो ये फर्स्ट टर्म a², कॉमन रेशियो r² है ना, तो ये भी इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। ठीक है, लगा दो। तो फर्स्ट टर्म था a² अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, समझे, a/1 - r होता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे, आर मतलब कॉमन रेशियो। ठीक है, ये उसने इक्वल टू 9/2 बोला है। ठीक है, तो इक्वेशन 2। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना 1² अपॉन, मतलब ऐसे इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके उसको इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ। फिर क्या होगा, तुम्हें दिख गया ना कि ए तो कट हो जाएगा। ठीक है, ए गायब, तो ए को इग्नोर करो। 1 का स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो 2 का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन ये 1 - r² होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा 9/3 का स्क्वायर अपॉन 9/2। तो LHS को सिंप्लीफाई कर लो, 1 - r² को फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 + r 1 - r, ऊपर में एक 1 + r बचाएगा, नीचे में 1 - r है, और ये इक्वल टू 2 आ रहा है। अच्छा, तो r को सॉल्व करना है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दो, और क्या कॉम्पोनेंट दो करेंगे तो सम, उनका सम है, अच्छा उनका सम 2 है, अपॉन 2r आ जाएगा। ठीक है, और ये 3/1, दिस गिव्स यू r इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो r इक्वल टू 1/3 करना क्या था हमें, अच्छा क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म का सम इज, क्यूब करोगे तो फर्स्ट टर्म का क्यूब हो जाएगा, फिर a³ r³, फिर a³ r⁻⁶, फिर a³ r⁻⁹। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये भी जीपी है। ठीक है, फिर से जीपी आ गई, जिसका फर्स्ट टर्म है a³ और कॉमन रेशियो है r³, बस आंसर। ठीक है, ए और आर की वैल्यू इसमें चिपका दो। ए था अपना 2, चलो 2³ लिख देता हूँ, अपॉन 1 - 1/3 दी होल क्यूब। तो ये बनेगा 8/26/27। ठीक है, 4 से गया, 13 से गया, 108/30। ठीक है, तो ये आ चुका अपना आंसर। ओके, 108/30। तो चलिए तीसरी प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से जीपी ख़त्म नहीं हुआ है, जीपी की कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे वो सब साथ में लेके चलेंगे। ईपी और जीपी एक साथ में वापस से कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिलहाल मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बेसिक्स पे बढ़ना चाहूँगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एक सीक्वेंस जो है वो TN, हम उसको कहेंगे कि वो एक HP है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इफ़ दी रेसिप्रोकल सीक्वेंस। रेसिप्रोकल सीक्वेंस का मतलब है TN जो जनरल टर्म है उसका तुम रेसिप्रोकल ले लो, मतलब सीक्वेंस के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लो, तो ऐसी सीक्वेंस बनेगी 1/TN। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, मतलब रेसिप्रोकल लेके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रही है, तो ओरिजिनल को HP बोलते हैं। ठीक है, पहली एग्जांपल बता देते हैं, एक सिंपल सा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो
क्या ये एच में है? अगर एच चेक करना है तो कुछ नहीं है, उसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस चेक करना है कि वो ए है कि नहीं। इसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस क्या आएगा? इसका पहले टर्म का रेसिप्रोकल 1, दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल 2, तीसरे का 3, चौथे का 4 एंड सो ऑन। क्या ये एक ए में है? बिल्कुल है। तो ये एच में है, खत्म। ठीक है। तो जब भी एच में है या नहीं है, कोई सीक्वेंस चेक करना है, तो सिंपली उस सीक्वेंस के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल्स ए में है या नहीं है वो तुम्हें चेक करनी है। ठीक है। और अगर एग्जांपल चाहिए तो जैसे मान लेते हैं 2, फिर आते हैं 1/6 पे, या 6, या फिर -6 एंड सो। ठीक है। तो इसको अगर चेक करना है तो कुछ नहीं, रेसिप्रोकल लेके देख लो और क्या। तो एक आएगा भाई हाफ, फिर आ जाएगा 1/6, फिर इसका रेसिप्रोकल -1/6, है ना, एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी में है? चेक करते हैं। इसको इसको क्या ऐड करेंगे ताकि, तो चेक कर लो, हाफ में अगर तुम -1/3 ऐड करोगे तो ये कितना बन रहा है? देखा? अब 1/6 में अगर फिर से -1/3 करोगे तो ये आ जाएगा 1/6 ऑफ 1 - 2। ठीक है। तो -1/6, तो बिल्कुल ये जो मैंने लिखा है ये ईपी में है, हेंस जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो एचपी रहेगी बस। ठीक है। तो कैसा है ना, एचपी सिंपल सी एक डेफिनेशन है। चलो ये जनरल भी बता देता हूँ कि एचपी कैसा रहेगा, 1/a, 1/a+d, 1/a+2d एंड सो ऑन, है ना। चलो एक और टर्म लिख देता हूँ। एचपी का अपीयरेंस ऐसा आएगा। ठीक है। जब भी कोई एचपी कंसिडर करने बोले तो तुम ऐसे टर्म उठाओगे। ओके। बट कैसा है ना, एचपी के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, इन द सेंस कि उसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। एचपी का कोई एसएन है नहीं, नो जनरल फॉर्मूला ऑफ एसएन फॉर एचपी। ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर कोई टर्म्स है तो उनके लिए एसएन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसलिए जब भी एचपी की बात करें ना कोई, तुम सीधे सीधे रेसिप्रोकल सीक्वेंस ले लो और वो रेसिप्रोकल सीक्वेंस के साथ खिलवाड़ करो। ओके। एचपी के लिटरली एचपी के टर्म्स के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनका रेसिप्रोकल लेके फिर खिलवाड़ करो। ठीक है। और मैं इतने देर से रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल तभी तो एग्जिस्ट करेगा जब कोई भी जीरो ना हो, तभी उनका रेसिप्रोकल पॉसिबल है। तो इसलिए ये पॉइंट लिख रहा हूँ मैं कि इन एनी एच पी ऑल टर्म्स आर नॉन जीरो, है ना। अगर एक भी टर्म जीरो हुआ तो इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डेफिनेशन ही फेल हो गई। डेफिनेशन फेल मतलब एच पी हो ही नहीं सकती। तो अगर एच पी है तो उसके हर एक टर्म को नॉन जीरो होना पड़ेगा। ओके। कुछ हल्के फुल्के सवाल हो जाए। क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म्स एक एच पी के ये दे रखे हैं, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। तो क्वेश्चन एच पी का है, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन ए पी में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो पहले तो थर्ड टर्म 1/3 है, तो तुम्हें समझ आ रहा है, अगर करेस्पॉन्डिंग ए पी की बात करूँ मैं, रेसिप्रोकल सीक्वेंस की बात करूँ, तो उसमें थर्ड टर्म 3 हो जाएगा और सिक्स्थ टर्म 1/5 हो जाएगा। ठीक है। करेस्पॉन्डिंग ए पी में थर्ड टर्म 3 होगा, सिक्स्थ टर्म 5 हो जाएगा। ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग ए पी में थर्ड टर्म इज 3, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि a+2d = 3, और सिक्स्थ टर्म इज 5। तो ये समझे, है ना। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना तो खैर आसान है, सब्ट्रैक्ट ही कर दो। तो 3d = 2 नज़र आया, तो d = 2/3। ठीक है।
अब d2/3 है तो a कितना आ जाएगा, a प्लस 4/3 इक्वल टू 3, दैट मीन्स 5/3। ठीक है, तो ए और डी आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें एन निकालना है। एन यहाँ से आएगा, एनएच टर्म एपी का वो फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा, और एचपी के टर्म का रेसिप्रोकल ले लो और क्या। ठीक है, तो इसको अगर हल करना है तो ए और डी की वैल्यूज 5/3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2/3 इक्वल्स 203/3। तो ये अपॉन 3 किसी को पसंद नहीं है, हटाओ उसको। तो 198, 99, तो एन आ गया इक्वल टू 100। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर ही लोगे। एन इक्वल टू 100, हमें वही फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। आंसर। ये एक और ऐसे ही सवाल है, लार्जेस्ट टर्म फाइंड करना है अगर उसके दो टर्म ऐसे कुछ दे रखे हैं। ठीक है, लार्जेस्ट टर्म। तो शायद शुरुआत में समझ ना आए कि भाई लार्जेस्ट टर्म कहाँ, मतलब कहाँ पहुँच गए हम। सिंपल अब एपीजीपी चल रहा था, लार्जेस्ट टर्म कहाँ से आएगा। तो कोई बात नहीं, आराम से चलते। एपी के दो टर्म दिए हैं तो मैं ए और डी निकालता हूँ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एपी का क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एपी में ए इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड टर्म जो है वो 23/12 है ना। तो वो सॉल्व कर लो, डी कितना आ रहा है भाई, 23/12 माइनस 5/2, मतलब माइनस करेंगे हम 30/12, तो डी ए आ रहा है ना। तो ए ऐसा आ गया, डी ऐसा आ गया। तो टर्म्स लिखते हैं, 5/2 है, मतलब मैं ए पी के टर्म्स लिख रहा हूँ। ए पी के टर्म्स क्या आएंगे, 5/2 आएगा, 23/12 दे रखा है, और माइनस 7/12 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और करोगे तो ये आ जाएगा, और एक बार कर लो। ठीक है, और एक बार कर लो। ठीक है, और एक बार कर लो, एंड सो ऑन। ठीक है, ये एपी के टर्म्स हैं। अब अगर मुझे एचपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखने हैं तो क्या होने वाला है, 2/5 है ना, इन्हीं के रेसिप्रोकल ले लूँगा, 12/23, 12/16, 12/9, 12/2, -12/4, -10, सॉरी -12/10 है ना, एंड सो एच पी के टर्म। क्वेश्चन बोल रहा है लार्जेस्ट टर्म फाइंड करना है एच पी का। तो ये दिमाग लगाओ कि अगर एच पी का लार्जेस्ट टर्म चाहिए तो क्या वो नेगेटिव में से आएगा, नहीं ना। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है वो बड़े रहेंगे, तो लार्जेस्ट टर्म जो भी है वो इन बड़ों में से ही आने वाला है। ठीक है, इसके आगे तो तुम समझते हो कि यहाँ पे सारे नेगेटिव टर्म्स होते जाएंगे, तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल लेके ये सारे आगे के टर्म्स नेगेटिव। तो जो भी लार्जेस्ट टर्म है इनमें से ही आएगा। तो हर एक टर्म को देख लो कौन सबसे बड़ा है, तो साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि यार ये साफ साफ सबसे बड़ा नंबर है ना। तो आंसर खत्म। सबसे बड़ा नंबर है फिफ्थ टर्म विच इज 6। फिफ्थ टर्म विच इज 6 इज लार्जेस्ट। बस खत्म कहानी। ठीक है, अगर इसको फॉर्मली करना है तो फॉर्मली कुछ ऐसे कर सकते हो कि हमें ए और डी मिल चुका है, तो हमें एच पी का लार्जेस्ट टर्म चाहिए। एच पी का लार्जेस्ट टर्म जैसे मैंने कहा पॉजिटिव से ही आएगा, तो ए पी के जनरल, ए पी का जनरल टर्म लिख दो, 5/2 प्लस n-1 इंटू -7/12। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लो। मतलब n को क्या रखोगे ताकि पॉजिटिव टर्म आएगा ए पी का, तो इसको सॉल्व करना है तो पहले -5/2 या 7/12 इंटू n-1, ये आ जाएगा लेस देन 5/2। ठीक है, तो या चलो इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, n-1 भी लेस देन, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करके फ्लिप नहीं होने वाला, तो 60/14, तो 30/7 है ना। 30/7 आ गया, तो n क्या आ जाएगा, 30/7 +1। लेकिन भाई n तो
इंटीजर ही आने वाला है, तो n को क्या रख सकते हैं, 30/7 होता है 4 पॉइंट समथिंग, तो n इज लेस देन 5 पॉइंट समथिंग। देयरफॉर n अगर तुम्हारा 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है इंटीजर, गिव्स पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो n जब ये सब है तो कोई पॉजिटिव टर्म्स आएंगे। अब उन पॉजिटिव टर्म में से एच पी का टर्म लार्जेस्ट कब होगा, सोच के देखो। अगर एच पी का टर्म लार्जेस्ट है तो रेसिप्रोकल लेके ए पी का टर्म स्मॉलेस्ट होगा, ये चीज़ समझते हो। ठीक है, तो ए पी का स्मॉलेस्ट टर्म कब आएगा, देखो ये रहा एन एच टर्म, इसके ऊपर नज़र घुमाओगे तो पता चलेगा कि जैसे तुम एन को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे तुम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो 7/12, तो स्मॉलेस्ट तब आएगा जब एन मैक्सिमम हो, और एन मैक्सिमम 5 होगा। बस तो आंसर जो मैंने लिखा है फिफ्थ टर्म जो कैलकुलेट करके 6 आया वो लार्जेस्ट है आंसर। ओके, तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, और आगे के लेक्चर में हम थोड़ी और सारे ये जो तीनों सीक्वेंस हमने पढ़े ए पी जी पी एच पी, इनके थोड़े कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, और मीन्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय बाय।